हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज का टॉपिक है ईयर लोब रिपेयर, जो एकदम कॉमन सर्जरी है। काफ़ी सारी लेडीज़ के जो कान होते हैं वो नीचे से यहाँ से फट जाते हैं, तो उसका रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको। सर, जैसे ईयर लोब रिपेयर क्या होता है? ईयर लोब रिपेयर जो है वो है कि अपना जो ये कान का बूट जो बोलते हैं, जिसको ये जो पतला सा नरम सा भाग होता है उसको ईयर लोब बोलते हैं। और काफ़ी सारी बार ये फट जाता है। लेडीज़ लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको यहाँ पे ईयरिंग पहननी रहती है, तो जब वो ईयरिंग नहीं पहन पाते हैं या स्टड पहनते हैं तो स्टड गिर जाता है, तो उसके लिए उनको ईयर लोब रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सर वो ज़्यादातर फटते क्यों है? ईयर लोब फटने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एज के साथ। वैसे भी ये ईयर लोब एकदम नरम चीज़ होती है। इसके अंदर आप सोचो तो आगे की चमड़ी, फिर बीच में हल्की सी चर्बी और पीछे की चमड़ी, ये तीन पतले लेयर होते हैं। दो साइड चमड़ी के बीच में हल्का सा चर्बी का लेयर या सबक्यूटेनियस टिश्यू का लेयर रहता है। यहाँ कान के पूरे कान में आप देखो तो नरम हड्डी रहती है जो मजबूत होता है, जबकि ये पार्ट में यहाँ पे कोई भी हड्डी या कोई भी सॉफ्ट पार्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो पार्ट नरम होता है। तो एज के साथ जब फैट का लॉस होता है तो ये पतला हो जाता है। काफ़ी बार काफ़ी सारे समाज में ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहननी पड़ती है, तो वो खींचने की वजह से सालों साल में वो धीरे धीरे करके फट जाता है। काफ़ी बार जैसे कि आहिर लोग होते हैं, उनको बड़े इयररिंग पहनने की वो आदत होती है, उसकी वजह से भी ये लोग फट जाता है। काफ़ी बार एक्सीडेंटली भी फट सकता है कि आपने इयररिंग पहना है, वो कहीं कपड़े में या हाथ में फंस गया और आपने जोर से खींचा तो ईयर लोब फट सकता है। काफ़ी बार चोरी के इरादे से आपका ईयरिंग खींचे तो भी ईयर लोब फट सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से ईयर लोब फटता है। सर, ईयर लोब के लिए कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो इसको अब मैं आपको छोटे से प्रेजेंटेशन से समझाऊंगा। ये जो ईयर लोब रिपेयर है, बहुत सारी टेक्निक्स इसके लिए अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मली हम सिंपल टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका जो फटा हुआ लोब का जो दोनों साइड है इसको छील देते हैं और उसके बाद उसके अंदर से सपोर्ट का स्टिच लेते हैं। ऊपर और नीचे आपके पतले प्लास्टिक सर्जरी से बाल जैसे टाँके से आपकी स्किन रिपेयर की जाती है। वो सबसे सिंपल रिपेयर है जो यहाँ पे दिखाया गया है, और उसका रिजल्ट काफ़ी बार बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जिनका ईयर लोब मजबूत है, जिसपे टिश्यू है, तो उनके लिए ये सिंपल टेक्निक बहुत काम में आती है। अगर किसी का ईयर लोब बहुत उनको मजबूत करना है या बहुत बड़ा है तो स्पेशल उसकी टेक्निक आती है। वो टेक्निक का प्रयोग करके भी उनको अच्छा से ईयर लोब रिपेयर दे सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो स्कार है वो सीधा नहीं रहता है। सीधा रहता है जब तो आप दूसरी ईयरिंग पहनेंगे वापस से वो यहाँ से फट सकता है, लेकिन ऐसे में वो फटने की संभावना नहीं रहती है। ये बड़ा हुआ फटा हुआ ईयर लोब है वो यहाँ पे ठीक हो चुका है। ईयर लोब कौन सा एनेस्थीसिया में रिपेयर किया जाता है? ईयर लोब जो है वो लोकल एनेस्थीसिया में रिपेयर किया जाता है, और उसके लिए एक ही प्रिक, आपको छोटी सी इंसुलिन सिरिंज से एक ही सिंगल प्रिक आपको लगती है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका ईयर लोब ब्लॉक हो जाता है। और ये सर्जरी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, बहुत सेफ सर्जरी है। 15 से 20 मिनट एक साइड के ईयर लोब को रिपेयर करने के लिए लगते हैं। इसमें ज़्यादा उजिंग या ब्लीडिंग नहीं होता है। सर्जरी के बाद क्या क्या केयर लेनी चाहिए? सर्जरी में आपको स्टिचेस दिए जाते हैं, आगे और पीछे अंदर स्टिचेस होते हैं, और बीच में सपोर्टिव स्टिच भी होता है, जो हमारा प्लास्टिक सर्जरी का स्पेशल टेक्निक होता है। तो आपको स्टिचेस की केयर लेने के लिए 48 घंटों में वो स्टिचेस के आजू बाजू ब्लड क्लॉट्स लग के वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो 2 दिन के लिए हम आपको यहाँ पे ड्रेसिंग लगा देते हैं। वो ड्रेसिंग आपको खोलना नहीं है और वो पार्ट को गीला नहीं करना है। 2 दिन के बाद आप वो ड्रेसिंग खोल सकते हैं घर पे,
नहाने का चालू कर सकते हैं, वहाँ पे पानी लगा सकते हैं, शैम्पू लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 10 दिनों तक आपको वहाँ पे क्रीम्स हम जो देते हैं एंटीबायोटिक, वो क्रीम आपको लगानी पड़ती है। जैसे सर आपने स्टिच के बारे में बताया, तो वो कितने दिन में निकालते हैं? स्टिच यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर केसेस में 10 दिन पे निकालते हैं। किसी किसी का डायबिटीज़ है या हीलिंग पुअर है तो उनको हम 14 दिन पे भी टाँके निकाल के देते हैं। और ये स्टिच होते हैं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप खोलने नहीं पड़े ऐसे स्टिच लगाओ, लेकिन जो स्टिच खोलने नहीं पड़ते हैं उनका बॉडी के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, तभी वो पिघलते हैं, तो वो स्कार बनाते हैं। मैंने वो फिर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा दिखता है, इसलिए एब्जॉर्बेबल पतले एकदम बाल जैसे पतले टाँके से और प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक से ये ऑपरेशन किया जाता है। सर्जरी के बाद वापस ईयरिंग किस दिन पहन सकते हैं? नॉर्मली जिस दिन हम सुचर रिमूव करते हैं, मैंने 10वें या 14 दिन पे हम ईयर पियर्सिंग करके देते हैं और वो उस दिन से ईयरिंग पहन सकते हैं। सर अगर किसी को ऑपरेशन के दिन ही ईयरिंग पहनना है तो वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, प्लास्टिक सर्जरी के टेक्निक से ये पॉसिबल है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि नॉर्मली क्या हम करते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों को पूरा छील देते हैं, जिससे कि ये दोनों सामने सामने चिपक जाए और आपका लोब्यूल मजबूत हो जाए। लेकिन ये टेक्निक में हम लोग एक साइड की चमड़ी को रखते हैं और उसको ऐसा फोल्ड कर देते हैं, जिससे कि आपका यहाँ पे एक होल बन जाता है और बाद में इसको नॉर्मल ईयर रिपेयर की तरह ही बंद कर देते हैं, जिससे कि आप उसी दिन उसी जगह पे वापस से अपनी ईयरिंग पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा पेशेंट्स को कि मीडियम साइज या छोटी साइज की ईयरिंग पहने तो वो ज़्यादा अच्छा है। किसी का ईयर लॉब पूरा फटा होता है तो उसका रिजल्ट कैसे होते हैं? किसी किसी का ईयर लॉब पूरा फटा होता है, जैसे कि ये ज़्यादातर होल बड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी बार ये होल पूरा फट जाता है, तो उनके लिए अगर हम सीधा साधा रिपेयर कर देते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं हमारे पास कहीं और उन्होंने रिपेयर कराया है, तो क्या होता है ये भाग गोल जो ईयर लोब होने के बदले में यहाँ पे ऐसा त्रिकोण बन जाता है, तो वो त्रिकोण बन जाता है तो ईयर लोब खराब दिखता है। तो उसके लिए स्पेशल प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक होती है, जिससे कि ऑपरेशन के बाद भी आपका ये जो राउंडिंग है वो मेंटेन रहता है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये राउंडिंग मेंटेन रहता है। किसी का ईयर लॉब छोटा है तो उसके लिए स्पेशल कोई टेक्निक्स होती है क्या? हाँ, काफ़ी बार ईयर लोब छोटे होते हैं या आपका होल बहुत बड़ा होता है और उतनी चमड़ी निकाल देने से ईयर लोब फिर राउंड रहने के बदले में खाली एक टिश्यू का पीस जैसा बन जाता है। तो उसके लिए भी अलग टेक्निक होती है, जिसमें हम ये टिश्यू को डिस्कार्ड करने के माने कि फेंक देने के बदले में उसका प्रयोग करके ही आपका ईयर लोब बनाते हैं, जिससे कि आपका ईयर लोब का साइज नॉर्मल ही रहे। काफी बार जो लोग ईयरिंग्स खींच लेते हैं तो ईयर लोब बहुत खराब तरीके से फट जाता है, तो उसके लिए कोई टेक्निक्स होती है क्या? जैसे कि ये खींचा हुआ ईयर लोब फटा हुआ है, तो उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी की बहुत सारी टेक्निक होती है, जिसमें हम अलग अलग शेप में से ईयर को काट के वापस से ईयर बना सकते हैं। ये जो सब टेक्निक है वो जब ईयर लोब आपका बहुत बड़ा है उस टाइम पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। किसी का ईयर लॉब एक्सीडेंट या जल्दी से निकल गया है तो उसको वापस से बना सकते हैं? यहाँ पे मैं आपको एक और टेक्निक बताना चाहूँगा, जिसमें ईयर लोब का साइज बहुत बड़ा है। जैसे कि ये ईयर लोब का साइज बहुत बड़ा है, तो बड़े साइज को भी छोटा हम कर सकते हैं, जिससे कि ऐसा बहुत बड़ा ईयर लोब हो गया है तो वो हम छोटा करके उसका अच्छा शेप आपको दे सकते हैं। और अभी जो उन्होंने सवाल पूछा कि किसी का ईयर लोब अगर नहीं है, तो जिसका ईयर लोब नहीं है या बर्न्स में या एक्सीडेंट में निकल गया है, तो आपकी गर्दन की माने नेक की चमड़ी की प्लास्टिक सर्जरी करके वो स्किन का प्रयोग करके हम ईयर आपका बना सकते हैं, जिससे कि आपका लुक नॉर्मल दिखे, आप यहाँ पे ईयरिंग पहन पाए और आपका वो एरिया बहुत अच्छा दिखे। तो हम कान के पीछे की और गर्दन में ऊपर की चमड़ी लेके वापस से भी ईयर लोब
बना सकते हैं। किसी का लोब बहुत पतला है तो बार बार फट जाता है, तो क्या करना चाहिए? अगर किसी का ईयर लोब बहुत ही पतला है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्होंने 2 या 3 बार भी ईयर रिपेयर कराया हुआ होता है, लेकिन वो क्योंकि अंदर टिश्यू नहीं होती है इसलिए कितनी भी रिपेयर के बाद वो फटता जाता है। तो उसके लिए हम स्पेशल टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि ये कान के पीछे की ये जो पतली हड्डी होती है, वहाँ कान के यहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन लगा के ये हड्डी जो होती है पतली वो निकाल देते हैं, थोड़ी सी करीबन 1 सेंटीमीटर के साइज की। इससे आपके कान के बाहर के लुक को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और कान पे कोई भी इंसिजन आपको दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो कान जहाँ पे जुड़ता है वो लाइन में ही इसका इंसिजन आ जाता है। तो ये पतली हड्डी को निकाल के आपका जो ये कान का जो ये भाग होता है उसके बीच में यहाँ पे हम उसको रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि कान का जो लोब्यूल है वो मजबूत हो जाता है, चमड़ी, उसके बाद ये पतली हड्डी और फिर वापस चमड़ी आ जाती है। तो वो टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। जिनका ईयर लोब घड़ी घड़ी फट रहा है या बहुत वीक है उनके लिए ये टेक्निक बहुत काम में आती है। ये भी लोकल एनेस्थेसिया में ही हो जाता है, एक्स्ट्रा कोई स्कार आपको दिखता नहीं है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप लंबे समय तक अच्छी ईयरिंग आप जो चाहे वो पहन सकते हैं। कोई ऑपरेशन के बिना ईयर लोब बनाना चाहे तो ये पॉसिबल है क्या? ऑपरेशन के बिना भी ईयर लोब बनाना पॉसिबल है, लेकिन वो एक क्रूड मेथड होती है जिसमें आपके दोनों भाग जहाँ पे ईयर लोब का टेर है इसको छील के बीच में केमिकल लगा दिया जाता है। वो केमिकल की वजह से आपकी दोनों भाग यहाँ पे चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन ये जो मेथड है वो जो नॉन सर्जन्स होते हैं, मैंने बिना सर्जरी की जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लेती है, जैसे कि पार्लर्स में या सलून्स में, ये लोग ऐसा करके देते हैं। लेकिन वो रिपेयर की जो स्ट्रेंथ है, माने उसकी जो ताकत है, वो प्लास्टिक सर्जरी से की गई ईयर रिपेयर की कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। इसके अलावा काफ़ी बार क्योंकि ये टाँके लेके बंद नहीं किया जाता है तो ईयर की जो स्किन है वो एक लेवल में नहीं रहती, उसका स्कार काफ़ी दिखता है। और उसके अलावा यहाँ पे केलोइड या ऐसे बड़े बड़े गांठ होने की भी संभावना होती है। ये सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? ज़्यादातर ये सर्जरी के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी से कराते हैं तो ज़्यादातर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। बहुत सेफ सर्जरी है, लोकल एनेस्थेसिया में हो जाती है। 15-20 मिनट में एक साइड का आपका पूरा रिपेयर प्रोसीजर हो जाता है। और आपका ईयर लोब रिपेयर कैसा भी है, जैसे कि आपने देखा कि पूरा फटा हुआ लोब है या आपका एकदम छोटा लोब है या आपका बहुत बड़ा लोब है या आपको मजबूत वाला रिपेयर चाहिए या आपका टिश्यू नहीं है ऐसा ईयर लोब है, किसी भी टाइप का ईयर लोब है तो प्लास्टिक सर्जन के पास हर एक तरह की ईयर लोब को रिपेयर करने की संभावना आपको मिल जाती है। तो वहाँ पे ऑपरेशन करने से आपको बहुत अच्छा ईयर लोब जो ज़्यादा जल्दी फट नहीं जाए वैसा रिपेयर आपको मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की सोचे तो अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसको हल्का सा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, लेकिन वो भी ये टिश्यू बहुत ही वेस्कुलर होने से हमने आज तक लकीली किसी को इन्फेक्शन देखा नहीं है। इसके अलावा ये रिपेयर कराने वाले लोग एजेड होते हैं, उनको काफ़ी बार हार्ट अटैक की वजह से एस्पिरिन या ऐसी दवाई चलती होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी बार हल्की सी ऊजिंग या ब्लीडिंग वो हो सकती है। लेकिन वो ऑपरेशन के टाइम पे हम उसको पूरा केयर करके आपको कोई तकलीफ ना हो वैसे ही ऑपरेशन करते हैं। या जिनका जिनको रिपोर्ट बहुत ही ब्लीडिंग वाला है तो उनको 2-3 दिन दवाई बंद करके भी ऑपरेशन करते हैं। तो ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के अलावा यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो मेन प्रॉब्लम यहाँ ईयर लोब रिपेयर की देखी जाती है वो है केलॉइड, जो आप फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं कि केमिकल से ईयर लोब रिपेयर करने से बहुत सारे केसेस को ये तकलीफ हो जाती है
और उनको फिर वापस से प्लास्टिक सर्जरी करके, पहले खाली बड़ा होल था लेकिन अभी बड़ी गांठ हो जाती है, तो वो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और ये चीज़ ऐसी है कि एक बार आपने ट्रीटमेंट कर लिया फिर भी वापस की वापस होती है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप केमिकल से सीधा किसी सलून में या पार्लर में ईयर रिपेयर ना कराएं, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लिकेशन आपको हुआ तो उसके लिए आपको बहुत बाद में डिफ़िकल्टी पड़ सकती है। अगर सर ये सर्जरी के कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसकी भी ट्रीटमेंट्स हो सकती है? बिल्कुल, प्लास्टिक सर्जरी के पास इसका भी आंसर है। अगर किसी को ईयर केलॉइड है तो उसका भी रिपेयर करके हम ईयर केलॉइड को भी निकाल सकते हैं। सर एलिगेंस क्लिनिक में ईयर लोग के लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? एलिगेंस क्लिनिक में डिस्कस की वो सभी तरीके से ईयर रिपेयर हमने बहुत सारे लोगों को किए हुए हैं। छोटा लोब हो, बड़ा लोब हो, बड़ा होल हो, छोटा होल हो, वीक आपका लोब्यूल हो या ईयर लोब्यूल है ही नहीं, तो भी हम आपका ये ईयर रिपेयर करके आपको अच्छी सी ईयरिंग आप आपकी चॉइस की पहन पाए वैसा दे सकते हैं। इसके साथ में हमारे पास ईयर पियर्सिंग के लिए जो गन आती है वो भी है, और जो लोग अपनी चॉइस से ईयर लोग रिपेयर में पियर्सिंग करवाना चाहते हैं तो हम लोग उनको ईयर पियर्सिंग भी यहाँ पे ही करके दे देते हैं। तो यहाँ पे हर एक फैसिलिटी जो ईयर लोब रिपेयर के लिए चाहिए वो है। और इसके अलावा मैं वापस से एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि जो केमिकल वाली ईयर लोब रिपेयर है बहुत ही रिस्की चीज़ है, तो उसके लिए प्रीफर ना करते हुए ये प्लास्टिक सर्जरी है, लेकिन काफ़ी सारे लोग सर्जरी का नाम सुनते डरते हैं, तो उसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने 75 ईयर्स तक के लोगों का ईयर रिपेयर बहुत ही सेफली लोकल एनेस्थेसिया में किया हुआ है, तो डरने के बदले में आप ये सर्जरी से ही ईयर लोब रिपेयर कराएंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ईयर लोब रिपेयर की जो भी टेक्निक हमने आज देखी उसमें से बहुत सारी टेक्निक्स के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप अगर उनको देखना चाहते हैं या रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह, उसके ऊपर आप जा सकते हैं और वहाँ पे ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप हमेशा आपका समय निकाल के ये वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं जो है drashutosha.com। दूसरे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपके समय के लिए धन्यवाद।